हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरटीपी क्वेश्चन नंबर 17 पे। और सर आरटीपी क्वेश्चन नंबर 17 डील करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से। डिटेल में बातचीत करेंगे। पूरा क्वेश्चन सर हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। स्पर्श एंटरप्राइज, अ डीलर इन कंज्यूमर गुड्स, सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन pertaining टू द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। सर वैट का क्वेश्चन है तो ये हमने ज़रूर याद रखना है कि मंथ बेस्ड क्वेश्चन दिया है सर। क्या क्या चीज़ उन्होंने क्या क्या चीज़ उनकी इंफॉर्मेशन गिवन है, देखते हैं ज़रा। एग्जेम्प्ट गुड पी, एग्जेम्प्ट गुड बच्चों याद रखें सर। एग्जेम्प्ट गुड पी परचेज फॉर ₹1,75,000 एंड सोल्ड फॉर ₹3,50,000। गुड्स क्यू परचेज फॉर ₹2,25,000 इंक्लूडिंग वैट, इस 2,25,000 में वैट इंक्लूड कर रखा है, एंड सोल्ड दैम एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन परचेजेस। वैट रेट फॉर परचेज एंड सेल इज 12.5%। और साथ ही साथ इन्होंने खरीदे बच्चों गुड्स आर परचेज फॉर 2 लाख एक्सक्लूडिंग वैट एंड सोल्ड फॉर ₹2,50,000। वैट रेट फॉर परचेज एंड सेल आर 4%। ओके। हिज अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ इनपुट वैट क्रेडिट ऑन 1/12/2014 was 3,000। सर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखें क्या मांग रहे हैं। कंप्यूट द टर्नओवर, इनपुट वैट, आउटपुट वैट एंड नेट वैट पेबल बाय स्पर्श एंटरप्राइज। तो टर्नओवर हो गया सर टोटल सेल इन्होंने कितनी करी है, और नेट वैट लाइबिलिटी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फिर आउटपुट टैक्स इज द टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स एंड इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन परचेजेस। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सर समझ लो लॉटरी से कम नहीं है। बहुत ही सिंपल है सर, आपको बस बेसिक फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे होगी। देखते हैं सर। सर हमने निकालना है टर्नओवर, ठीक है सर, टर्नओवर में निकाल देंगे, लेकिन फॉर्मेटिंग बहुत ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, नवंबर 2015 के लिए जो आरटीपी आई है मैं उसमें से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते, आरटीपी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आओ बच्चों आओ, तो इस आरटीपी के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं सर बहुत जल्दी ही कि इसके अंदर क्या सॉल्यूशन है। देखते हैं सर। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग पे बहुत ध्यान देना है आपने। कौन कौन से गुड्स हैं सर, ये लिख लेते हैं। पी खरीदा है, क्यू खरीदा है, और क्या है, आर खरीदा है, ठीक है सर। इनकी परचेज प्राइस क्या है देख लेते हैं सर। परचेज प्राइस मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ सर। वीडियो की स्पीड अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसको सेटिंग्स में जाके फास्ट कर सकते हैं यूट्यूब में। मेरी कोशिश ये है कि हर बच्चा इसको समझ पाए। 1,75,000 का पी परचेज किया सर, सेल कितने के बाद में चर्चा कर लेंगे। और बच्चों हम देखते हैं कि गुड्स क्यों इन्होंने परचेज किए हैं 2,25,000 के, और गुड्स आर इन्होंने परचेज किए हैं 2 लाख के। दैट्स इट सर। इनके ऊपर वैट कितना कंप्यूट करा है हमने। सर पी पे तो कुछ भी वैट नहीं है, रीज़न बीइंग आप सबको पता है सर, पी एग्जाम गुड था तो यानी इस पर हमने कुछ वैट नहीं पे किया होगा। सर ये जो 2,25,000 वाला आइटम है इस पे जो वैट है दैट इज़ 25,000। या तो आप इसे यहीं पे कर दीजिए या आप इसको अलग से शो कर सकते हैं रिवर्स कैलकुलेशन करके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट 1, और नोट 1 में बच्चों में दिखा देता हूँ इसकी कैलकुलेशन कि नोट 1 में मैंने क्या किया है। 2,25,000 डिवाइड बाय 12.5, रेट क्वेश्चन में गिवन था 112.5 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 25,000। इस तरीके से मैंने इसका वैट निकाल दिया कितना है। सर अगला जो प्रोडक्ट था वो था बच्चों हमारे पास आर, और आर हमने कितने का परचेज किया था 2 लाख रुपीज़ का। सर 2 लाख रुपए का परचेज किया था और उस पर हमारा जो सेल्स का रेट था, यानी इस पर हमारा जो वैट का रेट था वो था 4%। तो 2 लाख का 4% आ गया बच्चों हमारे पास 8,000 रुपीज़, राइट। अब देखना है बच्चों, ये एक तरह से हमारे लिए इनपुट टैक्स हो गया, वैट है, वैट पेड, उसके बाद में इनपुट टैक्स का यूज़ कर लेंगे। अब हमें देखना है सर सेल्स, हमारी टर्नओवर कितनी है। सर टर्नओवर है 3,50,000 पी, क्यू सर 2,40,000 के लिए है, और आर जो है 2,50,000 के लिए। अब हम बहुत सिंपल से देख लेंगे हमने इसे वैट कलेक्ट कितना किया है सर, यानी हमारा वैट कलेक्टेड, इसको हम आउटपुट वैट भी बोल सकते हैं सर। क्या बोलते हैं, वैट कलेक्टेड सर 3.5 लाख पे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पी एग्जाम था। 2,40,000 पे 12.5% निकलेगा, दैट इज 30,000, और 2.5 लाख पे आपका
जो 2.5 लाख पे आपका 4% निकलेगा, दैट विल बी 10,000। आई होप बच्चों आपको ये वाला अमाउंट समझ आ गया 2,40,000 कैसे आया है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि सर जो गुड्स क्यों हैं वो 20% प्रॉफिट मार्जिन पे बिकते हैं। 20% प्रॉफिट मार्जिन बच्चों कैसे निकालोगे? 2,25,000 पे 20% निकालोगे, या फिर 2,25,000 में से 25,000 माइनस करके जो आएगा उस पर 20% निकालोगे? आंसर है 2,25,000 में से 25,000 माइनस करके जो आंसर आएगा उस पर हम 20% निकालेंगे, राइट। तो सर वैट कलेक्टेड टोटल मैं देखता हूँ मेरे पास कितना आ गया, 40,000। सर वैट पेड मेरे पास टोटल कितना था, 33,000। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मेरी नेट वैट लाइबिलिटी क्या है, तो मैं सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देता, बट इस क्वेश्चन में अनयूटिलाइज बैलेंस भी है 3,000 रुपये का। 1/12/2014 पे अनयूटिलाइज बैलेंस भी है सर 3,000 रुपये का, हमने उसका भी ध्यान रखना है। ओके, आओ जरा अब सर एक छोटी सी टेबल बना देते हैं जिसमें हम निकालेंगे नेट वैट पेबल। क्या निकालने वाले हैं? नेट वैट पेबल। ये वर्किंग नोट्स बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा इनको रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप इनको थोड़ा और डिटेल्ड बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि सर आपको डिटेल्ड वर्किंग नोट बनाने हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए जी, अब बच्चों मैं एक छोटा सा फॉर्मेट और बना दूंगा जिसमें मैं लिख लूँगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैट लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैट लाइबिलिटी पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हमेशा? ओपनिंग बैलेंस। सर गिवन इन क्वेश्चन कितना, 3,000 रुपीज़। फिर बच्चों मैं इसमें ऐड करूंगा फैट पेड, और मैं लिख सकता हूँ इनपुट टैक्स 33,000। ये बच्चों हमारा कहाँ से आया है? इस कॉलम से। आप इन कॉलम्स को नंबर भी दे सकते हैं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4 एंड दिस इज कॉलम 5। तो इनपुट टैक्स आप जैसे थर्ड कॉलम से भी मार्क कर सकते हैं, राइट। मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स कितना हो चुका है, मेरा टोटल इनपुट क्रेडिट मेरा कितना हो चुका है, 36,000। टोटल इनपुट क्रेडिट, ओके, लेस आउटपुट वैट। मैं क्या लेस कर दूंगा इसमें से? आउटपुट वैट कितना, 40,000। अब सर मेरा ये आउटपुट कहाँ, वैट कहाँ से आया सर? कॉलम नंबर 5 आप इसमें मार्क कर सकते हैं। अब जो मेरा आंसर आ गया वो हो गया नेट वैट पेएबल। नेट वैट पेएबल कितना निकल गया सर हमारे पास? 4,000 रुपीज़। आसान क्वेश्चन बच्चों, फ्री के मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन, ज़रूर करके जाने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बच्चों स्किप ना करें, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो रही है, आपका काम करने का तरीका चेक हो रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे 18th क्वेश्चन, और 18th क्वेश्चन किस पे होने वाला है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्विस टैक्स सर। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, या तो वो इसी वीडियो के साथ मैं जोड़ दूंगा या फिर अगली वीडियो होगी तो आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं सर, यूट्यूब पे, राइट। हेलो बच्चों, इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम नवंबर 2015 आरटीपी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्विस टैक्स। देखते हैं सर सर्विस टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स लॉ, ब्रीफली एग्जामिन द सर्विस टैक्स implication in the following independent cases. Case 1. Ms. Chetali is working as assistant manager in Success Software Limited (SSL) since 1/4/2013. One of the clause of her employment contract provide that she would be given 1 month notice by SSL in the event of termination of its services by SSL. However, she has been terminated all of a sudden on 31/3/2015 on account of her poor performance. She was paid termination compensation of 1,25,000. ओके, अब सर ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन सब मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये आईपीसी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि यार यस, इंस्टीट्यूट ने कुछ किया, कुछ काम किया। और वो बच्चे जो सर्विस टैक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं ना सर, वो उनको समझ नहीं आता है हुआ क्या हमारे साथ, ये कहाँ से मतलब क्वेश्चन आ गया सर्विस टैक्स का क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर एक्चुअली में पूछ रहे हैं कि सर इस पर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इस 1,25,000 पे। बेटा 1,25,000 पे सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, आपको सर इसके लिए सर डेफिनेशन ऑफ सर्विस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो सेक्शन 65B क्लॉज 44 में दी गई है सर। अब इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें, इसके 2-3 पार्ट थे बच्चों। जो इसका
सेकेंड पार्ट है एक्सक्लूजन, उसमें सर इन्होंने दे रखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हाँ जी, क्या दे रखा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और 44 क्योंकि एम्प्लॉय है और सर इसलिए उसको टर्मिनेशन पे या कैसे भी कोई भी बेनिफिट मिले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से, उस पर सर्विस टैक्स लेवी नहीं होगा। आई रिपीट, उस पर सर्विस टैक्स लेवी नहीं होगा। तो बस सर आपने इस आंसर में थ्योरी क्वेश्चन है और आपने इसमें सिर्फ एक दो बातें लिखनी है कि सर ये जो है ये अमाउंट जो उनको मिल रहा है ये मिल रहा है सर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड देयरफॉर सर, या आप ये भी लाइन सकते हैं कि दिस अमाउंट इज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर नो सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ टर्मिनल ऑन द अमाउंट ऑफ टर्मिनेशन कॉम्पोजिशन ऑफ ₹1,25,000। ओके, अब से इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। मिस्टर दीपक जिंदल हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फॉर रेंडरिंग लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर 1 ईयर ऑन लमसम फी ऑफ ₹1,25,000 पर मंथ। अच्छा सर, आप देखो सर क्वेश्चन कितना कितना शातिर क्वेश्चन है। कहते हैं सर विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स लॉ, यानी एक एंगल से नहीं, आपको जितने एंगल इस क्वेश्चन में नजर आते हैं सर्विस टैक्स के, आपको सारे के सारे डिस्कस करने हैं कि सर सर्विस टैक्स के लॉ के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीकेशन आने वाले हैं, सर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इम्प्लीकेशन सर वर्ड आ गया। सर अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सर सबसे पहले तो हमें एक बात देखनी है कि सर दीपक जिंदल साहब हाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता तो सर मिस्टर दीपक जिंदल को इस पर सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सर यहाँ पे तो साफ लिखा है कि सर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस मिस्टर दीपक जिंदल हैज बीन हायर्ड बाय हाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बच्चों मैं बीच में रुक के एक बात बता दूं, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन टैक्सेशन। आप टैक्सेशन में अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और सर ये सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरी वेबसाइट पे जाके भी सर आप देख सकते हैं neerajrod.com पे। एनीवेज, तो सर एक तो ये इम्प्लीकेशन हो गया इसके अंदर कि भाई इनको एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इनको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा दीपक जिंदल साहब को। दूसरी बात कि सर दीपक जिंदल साहब को सर अब और देखते हैं, दीपक जिंदल जी कंपनी है या इंडिविजुअल है? सर साफ साफ नजर आ रहा है इंडिविजुअल है। अगर आप रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल 94 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है सर इंडिविजुअल को जो पेमेंट करनी होती है वो कैसे करनी होती है? क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है, राइट? एक बात। दूसरी बात सर इनको हाफ ईयरली क्या फाइल करनी पड़ेंगी? रिटर्न्स फाइल करने की पड़ेंगी। तीसरी बात सर इनको एक चीज़ और करना पड़ेगा, भाई रजिस्ट्रेशन भी तो लेना पड़ेगा इनको। तो सर ये सारी इनकी इम्प्लीकेशन है दीपक जिंदल साहब की। भाई अब ये आई से बोलते हैं कि सारी बातें लिख के आओ। अगर आपने आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स लॉ ब्रीफली एग्जामिन द सर्विस टैक्स इम्प्लीकेशन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो सर इंडिपेंडेंट केसेस है दीपक जिंदल साहब के केस में हमने देखा कि दीपक जिंदल साहब का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सर्विस टैक्स लगेगा। डेफिनेशन ऑफ सर्विस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने हर बच्चे को समझाता हूँ कि भाई कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, डेफिनेशन ऑफ सर्विस जरूर पढ़ के जाओ, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। तो सर इसकी इंप्लीकेशन हो गई, ए सर्विस टैक्स पे करना है, बी रजिस्ट्रेशन कराओ, सी क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो क्वार्टरली इन्होंने सर्विस टैक्स पे करना है, डी इनको हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करनी है। ये बातें बच्चों आपको जरूर 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 लिख के आनी है, तभी सर आपको नंबर। आरटीपी नवंबर 2015 के क्वेश्चन सर अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो डील करता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से। आईडीटी की हम आरटीपी देख रहे हैं सर इस समय। याद रखें सर ये आरटीपी आप आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाई चांस वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो तो सर आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं neerajarora.com/RTP /IDT। आप इसमें जाएंगे सर /IDT में आपको सर ये सारी की सारी, रिपीट कर देता हूँ /IDT है, आपको सारी की सारी सर यहाँ पे वो वीडियोस और वो आरटीपी और वो बहुत सारी चीज़ें सर जो इंडायरेक्ट टैक्सेस में डील करती हैं वो सब मिल जाएंगी। कमिंग टू द पॉइंट सर, with reference to point of taxation rule 2011 determine the point of taxation in respect of the following independent transaction। देखते हैं सर पहली इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, MNO लिमिटेड पेड डायरेक्टर फी ऑफ ₹1 लाख। भाई साहब जैसी डायरेक्टर फी आए ना सबसे पहले तो इसको पकड़ लो क्योंकि इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है सर, डायरेक्टर फी पे करी है ₹1,00,000 की टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ December। द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर अप्रूविंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। Though the journal entry of the transaction was passed on the same day, actual payment was made to the director by the end of the April। सर समझ लो पहले तो ए पॉइंट डील करता है रिवर्स चार्ज। और बच्चों आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन याद होना चाहिए, रिवर्स चार्ज के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लगता है सर रूल 7 के अकॉर्डिंगली।
मेरे साथ बोल दो बेटा, किसके अकॉर्डिंगली? रूल 7 के अकॉर्डिंगली। अब रूल 7 क्या बोलता है? रूल 7 ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 2011 बोलता है कि सर जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है वो होती है डेट ऑफ पेमेंट, राइट? हाँ जी, एक बार रिपीट करें। सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन एक कंडीशन भी है सर, डेट ऑफ पेमेंट तभी होगी इफ पेमेंट इज मेड विद इन 3 months। मेरे साथ बच्चों, डेट ऑफ पेमेंट कब होगी? व्हेन पेमेंट इज मेड विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। अगर ऐसा हो गया 3 month ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, अगर ऐसा हो गया तो सर आपका पॉइंट प्रोटेक्शन होता है डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी पेमेंट 3 महीने में नहीं की है, तो सर डेट ऑफ पेमेंट होगी फर्स्ट डे। याद रखें सर, डेट ऑफ पेमेंट होगी फर्स्ट डे दैट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेड 3 months। तो ये अगर आपकी सर 3 months है इनवॉइस के बाद वाले, आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी पेमेंट कर दी है तो सर वही डेट ऑफ पेमेंट को हम क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन अगर पेमेंट सर इसके बाद हो रही है, सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ जाके हो रही है, तो सर हम वेट नहीं करेंगे वहां पहुंचने का। जहां 3 month एक्सपायर हुए उसके जस्ट नेक्स्ट वाले को, डे को हम क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब सर खास बात ये, इस क्वेश्चन में आपको डेट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। बस एक बात बताई गई है कि सर बोर्ड मीटिंग हुई थी कब? इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और साथ साथ लिखा है सर कि जनरल एंट्री तभी के तभी पास कर दी थी। तो हम मान के चल रहे हैं सर हमारा इनवॉइस जो है वो तभी के तभी रेस हो चुका था। अब जब इनवॉइस रेज हो चुका था सर, इनवॉइस इशू हो चुका था सर, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। दिसंबर हम एंड से भी मान के चलें तो जनवरी फरवरी मार्च यानी यहाँ तक पेमेंट हो जानी थी। अब यहाँ पेमेंट नहीं हुई तो सर अब क्या होगा? आपके नेक्स्ट डे को ही हम क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, राइट? तो पेमेंट हुई अप्रैल में और सर हमारा जो इनवॉइस इशू हुआ वो था दिसंबर में। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? फर्स्ट डे दैट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्सपायरी ऑफ सेड 3 months। दैट्स इट। आसान क्वेश्चन है सर, डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, नहीं तो और क्लैरिटी आ सकती थी इस क्वेश्चन पे, बट कोई बात नहीं, जितना हम कर पाए, जितना हम पढ़ पाए, उतना हमने कार्यक्रम कर दिया। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखें सर। इसका सेकंड पार्ट सर और भी बढ़िया है और सर वो करने में आपको और मजा आएगा। PQR लिमिटेड पेड कंसल्टेंसी फी ऑफ 50,000 टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सर ये वर्ड जैसे ही आए से मार्क कर लीजिए। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का पॉइंट डिडक्शन निकालने का तरीका अलग है। लोकेटेड इन दुबई, तो PQR ने कंसल्टेंसी पे करी है सर 50,000 रुपीज की अपने एसेट एंटरप्राइज को लोकेटेड इन दुबई। दुबई फर्म रेज द इनवॉइस ऑन 27/1/2015 एंड सेम वाज रिसीव्ड बाय PQR ऑन 6/2/2015। दो द जनरल एंट्री वाज पास्ड ऑन 7/2/2015। ठीक है साहब, इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड एक्चुअल पेमेंट टू दुबई फर्म वाज मेड ऑन 25/2/2015। सर सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ एसेट एंटरप्राइज होता क्या है। और सर वो बहुत सिंपल है, डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस का कोई पंगा नहीं है, बस डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी आपका अर्लियर होगा उसी को हम मान लेंगे। सर अब आपने देखना है कि डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जिस दिन जर्नल एंट्री पास होती है होगी 7/2/2015, एक बात। दूसरी बात, और जिस दिन पेमेंट होती है वो होगी 25/2/2015। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बिकम योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। सर और आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अर्लियर साफ साफ नजर आ रहा है 7/2/2015। सर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सर बस मजा आ जाता है, बंदा पास होने के लिए तैयार हो जाता है सर। ओके, तो खुश हो जाइए सर कि वैल्यूएशन अपने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के क्वेश्चन भी कर लिए। अगली वीडियो में बच्चों वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस का क्वेश्चन करेंगे, जुड़े रहें साथ में। आओ बच्चों आओ, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस का क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, और जो बच्चे मेरी बुक से पढ़ रहे होंगे या मेरी क्लास में पढ़े होंगे उन्हें तो सर ये क्वेश्चन पढ़ के पक्का कटरीना भाभी की याद आएगी। Krishna, an interior decorator, designed the interiors of Mr. P's newly set up office in Navi Mumbai. As a consideration for the said services, Mr. P gave a sovereign to Krishna. The said sovereign was an artifact. अब सर ये आर्टिफैक्ट सुन के ही ना हार्ट अटैक आ जाता है। अब सी स्टूडेंट की दिक्कत क्या है भाई, की लैंग्वेज गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आर्टिफैक्ट समझ लो सर। आर्टिफैक्ट हो गया जैसे समथिंग मेड और गिवन शेप बाय मैन सच एज अ टूल और अ वर्क ऑफ आर्ट। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, इन शॉर्ट कोई आर्टिस्टिक पीस हो गया तो उसे आर्टिफैक्ट बोलते हैं। स्पेशली डिजाइन एंड मेड बाय द क्राफ्ट्समैन एज पर द स्पेसिफिकेशन सजेस्टेड बाय मिस्टर पी। ठीक है सर, तो मुद्दा ये है कि भाई कृष्णा ने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस दी है और सर कृष्णा को उसके बदले सर कंसिडरेशन जो मिली है वो मिस्टर पी ने एक सवर्न दे दिया, एक सर यादगार दे दी आर्टिफैक्ट के रूप में। कृष्णा डिड नॉट पे सर्विस टैक्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड हिम। अच्छा,
कृष्णा बाबू ने सर्विस टैक्स पे नहीं किया, कॉन्टेंडिंग दैट वैल्यू देयर ऑफ कुड नॉट बी असर्टेन। फंस गया भाई, इसने एक गलती कर दी, इसने बोल दिया कि सर he was contending that value thereof could not be ascertained। इतनी हिम्मत, कहता है वैल्यू असरटेन नहीं हो रही तो मैं सर्विस टैक्स पे नहीं करूंगा। इस कृष्णा कॉन्टेंशन करेक्ट? सर देख के ही लग रहा है नॉट करेक्ट। क्रिटिकली एग्जामिन द केस एज्यूमिंग दैट कृष्णा इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल एसएसपी एग्जामिशन अंडर नोटिफिकेशन नंबर दिस। ठीक है सर, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ सर। देखो सर, बहुत सिंपल है। वैल्यूएशन से जो सेक्शन डील करता है वो है बच्चों सेक्शन 67। ठीक है सर, और 67 बिल्कुल क्लियर बोलता है सर, अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही तो सर आपको सर्विस टैक्स तो पे करना पड़ेगा। आपको वैल्यू ऑफ सर्विस अगर असरटेन करनी है तो सर आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ेगा, राइट। अब वैल्यूएशन रूल में सर कैसे हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं? वैल्यूएशन रूल में बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई कॉस्ट ऑफ सिमिलर सर्विस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी आपको? वैल्यू ऑफ सिमिलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन सर वो सिमिलर होने चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। ऐसा ना हो कि बस आपने सर मतलब दोनों सर्विसेज कंपेरेबल होनी चाहिए, राइट। तो मिस्टर कृष्णा अगर कोई सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करते होते तो उसकी वैल्यू निकाल लेते। इसका एक और भी ऑप्शन है, अगर सर आप सिमिलर सर्विस की वैल्यू नहीं निकाल पाए, या कृष्णा ने वो सर्विस पहली बार दी है, या सर वो सिमिलर सर्विस वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा, उस केस में जो हमारी वैल्यू होगी सर वो डिटरमाइन करेगा सर्विस प्रोवाइडर। एंड सर किसी भी हालात में, बहुत ध्यान से सर, किसी भी हालात में सर वो जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से कम नहीं हो सकती। तो कृष्णा भी जो है सर वो वैल्यू ऑफ सर्विस निकालेगा इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय रूल 3 ऑफ सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006 एंड विल पे द सर्विस टैक्स। ओके, तो सर कृष्णा जी की कॉन्टेंशन गलत है कि सर अगर सर्विस कलेक्ट नहीं कर पाए, सॉरी अगर सर्विस की वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो उन्हें सर्विस टैक्स पे नहीं करना चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग कंटेंशन बाय मिस्टर कृष्णा। बच्चों मैं प्रेजेंटेशन अभी आपको इन आंसर्स की नहीं दिखा रहा, अभी मैं सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा सर कि इनडायरेक्ट टैक्स के आंसर्स कैसे लिखें, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एग्जामिनर क्यों आपसे नफरत करता है, लिटरली नफरत करता है। उस वीडियो को सर ज़रूर देखें, मैं आपको बता दूंगा जब वो यूट्यूब चैनल पे आएगी। आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी सर आपको वीडियो की फीड मिल पाएगी मेरे से, राइट।